हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये सभी चैप्टर्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो ये चैनल फ्रेंड्स में शेयर करें, फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने बोलें और वीडियोस को लाइक करते रहिए और सीरीज़ एंड तक देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखें तो दो रूल्स थे। एक कंपनी का रूल पहले था, फिर बाद में क्राउन का रूल था। कंपनी का रूल जो था वो 1773 से लेकर 1858 तक था और क्राउन का रूल 1858 से लेकर 1947 तक था। तो इन दोनों के पीरियड्स में कुछ कुछ लॉज या एक्ट्स बनाए गए। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। पहला जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये जो एक्ट था ये फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कंपनीज एक्शंस। ओके, देन इसने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी और इसने एक फाउंडेशन बिछाया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में। ठीक है, इसमें और एक चीज़ हो गई कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, जो पहला था वो कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, फिर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो सबॉर्डिनेट बनाई गई। किसके सबॉर्डिनेट? बंगाल के। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इसी में हो गया था 1774 में कैलकाटा में, और इसमें 1+4 ऐसा फॉर्मूला था जिसमें एक चीफ जस्टिस था और बाकी 3 जो थे अदर जजेस थे। सॉरी, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 अदर जजेस थे। एलिजाम पे चीफ जस्टिस थे। ठीक है, देन इसमें ये भी बोला गया था कि कंपनी के जो भी सर्वेंट्स हैं वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज ना हो, फिर किसी से प्रेजेंट या ब्राइब्स ना ले। देन नेक्स्ट इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये इस एक्ट में ये बोला गया कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब कंपनी की जो भी चीज़ें हैं तो उनको एग्जाम किया जाएगा जुरिस्डिक्शन से। ठीक है, मतलब हम लोग अभी बोले तो न्यायिक पुनर्विलोकन से उनको एग्जाम किया गया था। जैसे कि गवर्नर जनरल को की जो एक्शंस है, देन काउंसिल के एक्शंस, सर्वेंट्स के एक्शन और रेवेन्यू मैटर्स जो थे वो उससे एग्जाम किए गए थे। ठीक है, देन एडमिनिस्टर्ड द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स। ओके, ये सब चीज़ें अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में हुई थी। देन नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके, इसमें ये बोला गया था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो है कंपनी के वो अलग अलग परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो पहले ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, फिर इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया टू कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस। ओके, और उनको ये भी काम बोला गया है कि सिविल और मिलिट्री रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही करेगी। ठीक है, और इसमें 2 चीज़ें हुई थी। एक हुआ था कंपनी टेरिटरीज़ को पहली बार ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा गया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिली थी कंपनी से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें हुई थी। देन नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1786। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। इसमें ये बोला गया था कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है स्पेशल केसेस की कुछ, तो वो जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसको दिया जाएगा और वही कमांडर इन चीफ रहेगा। तो ये 2 बातें 1786 की एक्ट में हुई थी। ठीक है, देन बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर थी गवर्नर जनरल की तो उसको एक्सटेंड किया गया था। फिर कुछ ज़्यादा पावर्स गवर्नर जनरल को दी गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर थे उनसे। फिर एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी फॉर 20 ईयर्स, मतलब 1793 में
ये जो ट्रेड मोनोपोली थी वो बढ़ाई गई थी 20 साल से, ठीक है। फिर 1813 में जो हुआ था तो उसमें सिर्फ चाय और चाइना के साथ व्यापार का रखा गया था, बाकी सब चीज़ें ख़त्म की गई थी। फिर मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और स्टाफ जो है तो उनकी जो सैलरी वगैरह जो है वो इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएगी, ये इस एक्ट में बोला गया था। देन नेक्स्ट एक्ट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली बट टी के रिलेटेड नहीं किया था, एंड नहीं किया था। इसमें और एक चीज़ हो गई थी, ब्रिटिश क्राउन को ज़्यादा पावर्स मिली थी एज़ कम्पेयर टू कंपनी टेरिटरीज़। देन इसमें ये किया गया था कि इन्होंने अलाउड किया था क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आए, फिर इंडियन को इंडिया में इनलाइटमेंट करें। देन स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ये भी हुआ था उस टाइम पे। फिर ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सनस, मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट्स थी वो इम्पोज कर सकती थी टैक्सेस पर्सन के ऊपर, और अगर वो टैक्स नहीं पे करेंगे तो उनको पनिशमेंट भी देने के लिए उनको इजाज़त दी गई थी। नेक्स्ट इज चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। इसमें स्लेवरी एंड करने की बात की गई थी। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो इंडिया का हो गया था गवर्नर जनरल। फर्स्ट कौन था? फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। देन डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, ये हुआ था। फिर लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट, उनको रेगुलेशन बोला गया था, और ये एक्ट में जो बनाए गए थे उसको एक्ट बोला गया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी वो एंड हुई थी, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो सिर्फ अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते थे। फिर इसमें ये भी बात बोली गई थी कि इंडियंस जो है तो उनके लिए ओपन कंपटीशन हो जाए, बट अपोज हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की उनका, तो उसकी वजह से ये बात वहीं पे रह गई थी। फिर नेक्स्ट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1863। इसमें सेपरेट किया गया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया था। इसमें ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया गया था। जो 6 मेंबर है वो ऐड किए गए थे, उसमें से 4 जो रहेंगे वो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा के प्रेसिडेंसी से ऐड किए गए थे, ठीक है। उसके बाद आया क्राउन रूल, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने समझा कि इंडियंस को खुश करने के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो उन्होंने सभी चीज़ें अपने हाथों में ले ली, ठीक है। तो उनका रूल 1858 से 1947, जब तक भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तब तक उनका रूल चलता रहा था। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें जो पहले की चीज़ें थी वो एबॉलिश की गई थी, और इसको ये भी बोला गया था कि एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर इसमें ये किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको वॉइसरॉय बनाया गया था, और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ब्रिटिश क्राउन का। और फर्स्ट वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसने एंड की सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो पहले 1773 और 1784 में स्टार्ट किए गए थे तो उनको एबॉलिश किया गया, और एक न्यू ऑफिस बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और इसका इतना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। देन नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें ये किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में ऐड करना स्टार्ट किया गया था, और कुछ मेंबर्स को भी उन्होंने नॉमिनेट किया था, जैसे कि 3 मेंबर्स है जो वॉइसरॉय से नॉमिनेट किए गए थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी, जो पहले मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज बंगाल के अंडर आती थी, मतलब पूरा जो भी कुछ है इंडिया तो वो सेंट्रलाइज़ किया गया था बंगाल में, तो उसको डिसेंट्रलाइज करके जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज है तो उनको अपने अपने राइट्स दे दिए गए थे। फिर इट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 जगह पे हुई थी। बंगाल में 1962 में हुई थी। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो था तो उसमें नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो था तो उसमें 82 में किया गया था, और पंजाब में जो था वो 1897 में किया गया था, ठीक है।
सॉरी 1886 में किया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। फिर इसमें एम्पावर किया गया वॉइस राय को टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड इशू ऑर्डिनेंस। वो कभी भी ऑर्डिनेंस निकाल सकता था। तो अभी अभी ये हम लोग क्यों बोलते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी के जो भी कुछ लॉज है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो वो यहीं से निकल कर आता है। देन नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें इंक्रीज़ किया गया एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, बट उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी उसको मेंटेन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन डिसीजन ऑन बजट एंड क्वेश्चंस। हाँ सॉरी, डिस्कशन ऑन बजट, मतलब बजट पे डिस्कशन कर सकते थे या क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये इस एक्ट में हुआ था। द नेक्स्ट एक्ट इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मॉर्लमेंट और रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली ये हुआ था कि पार्टीशन की बात चल रही थी, मतलब पार्टीशन हुआ था, फिर इंडियंस नाराज़ थे, तो इसकी वजह से ये एक्ट पास हुआ था कि सिर्फ इंडियंस को दिखाने कि हम लोग आपके बारे में कितना सोचते हैं। इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, एट सेंटर एंड प्रोविंसेस, ओके। फिर इसमें भी यही हुआ था कि ऑफिशियल मेजॉरिटी बने रहेगी। फिर स्टार्टेड एसोसिएशन विद इंडियंस के साथ, मतलब उन्होंने ये सोचा बोला था कि हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेशन इन मतलब पार्टीशन ही नहीं कर रहे, हम लोग इंडिया के भले के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये सब दिखावा था। देन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले लॉ मेंबर थे। देन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसमें ऐड किया गया था जो मुस्लिम्स के लिए था, ठीक है। फिर लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये अगस्त 1917 में ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया ये बोला गया था। देन इसको मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसमें ये बात हुई कि सेंट्रल कंट्रोल जो था प्रोविंसेस पे, तो वो हटाया गया था, ठीक है। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल जो चीज़ें थी उसको अलग कर दिया गया। फिर प्रोविंशियल को अगेन डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व में, ठीक है। ट्रांसफर्ड में ये था कि गवर्नर और मिनिस्टर्स थे और वो रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। और जो रिजर्व लिस्ट थी तो उसमें गवर्नर और एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो नॉन रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। और इसी में बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे। देन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड किया गया था सिख्स, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है। फिर एक अपॉइंटमेंट की गई थी स्टैट्यूटरी कमीशन जो 10 साल के लिए थी, 10 साल के बाद आनी थी, मतलब 1929 में आनी थी, लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन आया था, ओके। फिर क्रिएटेड हाई कमीशन फॉर इंडिया इसी में हुआ था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब PCS सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इस्टेब्लिश किए गए थे, सॉरी। देन देखो 10 ईयर्स के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाया गया, बोला गया था, बट ये 8 साल में ही आया था क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस थे, तो उसकी वजह से ये साइमन कमीशन जो आया था तो उसमें सभी मेंबर्स जो थे सॉरी वेट अ मिनट। हाँ, साइमन कमीशन जो आया था वो 7 मेंबर्स की कमेटी थी। उसमें जॉन साइमन जो था वो चेयरमैन था और इसको हर एक इंडियन से अपोज़ किया गया था, हर एक पार्टी से अपोज़ किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद में कम्युनल अवार्ड आया अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनल्ड जिन्होंने कम्युनल अवार्ड लाया था। इसमें ये बोला गया था कि जो वोटिंग वगैरह जो है, जो कम्युनल अवार्ड है वो डिप्रेस क्लास को भी मतलब उसको भी ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। तो गांधी जी को थोड़ा सा धक्का लगा, उनको लगा कि ये बात नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने मतलब उपोषण करना स्टार्ट किया ये रौड़ा जेल में पूना में, ठीक है। तो उसके बाद में पूना पैक्ट हुआ
तो उसमें ये बोला गया है कि जो डिप्रेस्ड क्लास है तो उनको हिंदू के साथ ही जॉइंट इलेक्टोरेट मतलब कुछ रिज़र्व सीट उनके लिए रखी जाएगी, ये बोला गया। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का। इसमें ये किया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, जो कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। फिर एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की गई। फिर अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, मतलब प्रोविंसेस से हटाया गया और सेंटर में डाला गया। फिर इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेस, ठीक है, 11 प्रोविंसेस जो थे उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। फिर एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू दी वुमेन, डिप्रेस क्लास और लेबर्स, ठीक है। फिर एबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया। देन वोटिंग राइट्स दिए गए 10% ऑफ पॉपुलेशन को। फिर रिजर्व बैंक, फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और पहले तो सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन था जो हर एक स्टेट के लिए था, बट इसमें ये बोला गया कि जॉइंट पीसीएस भी हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। इसमें इंडिया को सॉवरेन स्टेट बोला गया जो अगस्त 15, 1947 से होगी। फिर पाक और इंडिया 2 डोमिनियन अलग अलग हो गए। फिर जो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय था, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी था, उसको एबॉलिश किया गया। फिर एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, तो जैसे मन चाहे वैसे बना सकते हो। फिर फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट, मतलब प्रिंसली स्टेट को ये बोला गया है कि आप कोई भी कंट्री ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि इंडिया में जाना है तो इंडिया में जा सकते हो, या पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में जा सकते हो। फिर गवर्नर जनरल जो है इंडिया का, ठीक है, तो गवर्नर